मिल जाएगा सर आपके लिए, मैंने कहा मेरी है। स्टार्ट। चलो बेटा बैठो बात करो। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बाद रिवाइज कर लो। और हाँ कल परसों जब भी पढ़ा था और रिवाइज करके किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो, ठीक है। आज चैप्टर हम फिनिश करेंगे। एक बात पढ़ो तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis सब पढ़ा दिया, ठीक है। और हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया, सही है। और इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया, सही है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अगले की हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से, तब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक आप लोग हल्के हल्के रिवाइज करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल आपको का छुट्टी रहेगा ना? यहाँ पे शादियाँ हैं, किसी को सामूहिक विवाह छुट्टी नहीं रहनी चाहिए। आपकी दावत में हो जाती है, छुट्टियाँ नहीं रहती हैं पिछली बार। अब क्या करें? तो एकादशी है, उसकी वजह से नहीं है सर। एकादशी है, एकादशी तो हर महीने पड़ती है। एकादशी मतलब नहीं, सामूहिक विवाह इसकी है, इसलिए इन सब की ड्यूटी है ना वहाँ पे। बैग बांटने में, बैग बांटने पड़ेंगे, संदूक बांटने पड़ेंगे। क्या क्या सामान मिलता है? बहुत सामान मिलता है मतलब। और संदूक मिलता है, उसके बाद वो मिलता है क्या? बैग मिलता है। पिछली बार में घूमने आया था, बहुत दूल्हे बेचारे घूम रहे थे। आप आए थे पिछली बार? ऐसे आया था खाली घूमने। इन लोगों का ड्यूटी था तो मैंने कहा मुझे एक बैग दे देना। शादी करो सर, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। शादी करने के लिए लड़की देखनी पड़ेगी। अरे किसी को भी ले आओ, यहाँ पे तो लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। नहीं सच में फॉर्मेलिटी पूरी होती है। ए, बोलो मत। नहीं मजाक वाली बात। ये फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, यहाँ पे अच्छा वाला का होता है। हल्के हल्के, हाँ। रजिस्ट्रेशन होते हैं पहले। नहीं वो तो सर हम जानते हैं, लेकिन ये है कि लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। शादियाँ तो अच्छे से होती हैं, शादियाँ। हाँ लेकिन हवन वगैरह तो जल्दी नहीं होता है, वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन वैसे लोग नहीं करते जो करने आते हैं, वो नहीं करने देते। हम नहीं करेंगे, हमारा ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं है, बंद करो बात। दूसरा क्या है? ए, मैं तो ये बोलूंगा ये वाली ओरिजिनल है, वो वाली लोकल होती है जो हम लोग करते हैं। क्योंकि ये तुम्हारा पूरा काम की कार्रवाई से हो रही है, और वो वाली कैसे होती है? सही कह रहे हो। चलो बेटा, आप लोग ने जो हम लोगों ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। एक का पढ़ो, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। आज बच्चे कम से कम क्यों हो गए? पेपर ऊपर है क्या? चलो होगा, कल से आप स्टार्ट करेंगे, कल छुट्टी फिर है। चलो बेटा हम लोग अगले बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं आता? बताओ। पता है सर? बोलो मतलब। मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? स्पर्मेटोगोनिया होते हैं,
फिर बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्म, जिसमें पहले होता है माइटोसिस, उसके बाद होता है म्यूसिस फर्स्ट, इसके बाद म्यूसिस सेकंड और इसके बाद डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये पता है आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद मैंने oogenesis का बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और डिफरेंट होता है बहुत। वहां मैंने कहा था कि जो oogenesis होता है वहां पे oogonia सेल होते हैं और oogonia सेल जो होते हैं वो बिफोर बर्थ, कब? बिफोर बर्थ क्या होता है? माइटोसिस होता है और उसके बाद म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, वहां पे रुक जाता है और इसके बाद म्यूसिस सेकंड का होता है जब फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, और फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, हर मंथ एक फॉलिकल डेवलप होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, सही है, टर्सरी, मैच्योर फॉलिकल, ये सब बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फॉलिकल, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कहा था ओवरी से कैसे एग रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। मेंसेस साइकिल में 4 फेज होते हैं बेसिकली। जो पहला होता है वो कौन सा होता है बेटा? मेंसेस पीरियड। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा होता है ल्यूटियल फेज। ये सब फेज होते हैं जो 28 दिन की एक साइकिल में होते हैं। अगर हम अगले बात करें इससे आगे मैंने आपको कल इम्प्लांटेशन बताया था। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद वो 2 सेल, 8 सेल, वो 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ठीक है, तो वहां पे उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? और वो एग जो होता है, देखो एम्पल वाला रीजन फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसको आना कहाँ है? यूट्रस में। कहाँ आना है? और यूट्राइन बॉल से कनेक्ट हो जाना है, अटैच हो जाना है, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? अब आप लोग ये बताओ, इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब अब कौन सा पीरियड होगा? अब होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होगा? जो टाइम पीरियड होता है 1 से लेके 9 मंथ तक का। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कब क्या होता है, तो ये बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है इतना। हम लोग अगली बात करें थोड़ा सा, आज ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। ठीक है, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और सभी लोग नोट्स बना रहे हो आप लोग? मैं बेटा कॉपी चेक करूंगा एक दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, लेकिन स्मार्ट नोट सबसे अच्छी बात होनी चाहिए। किसी भी दिन आपकी कॉपी चेक रखती है यहाँ पे आके, कोई भी अच्छा भी कॉपी चेक कर सकता है कि बायोलॉजी की कॉपी चेक कराओ। हालांकि मुझे पता है कि आपको खाली एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है खाली एनसीईआरटी पढ़नी है। उन्हें ये पता है कि बच्चों को नोट्स, कई नोट्स होने चाहिए। तो मुझे हालांकि पता है कि आप लोग एनसीईआरटी वही नोट से पूरी लाइन टू लाइन पढ़ लो, बस यहाँ से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब जो लोग ऊपर बैठे हैं ये बात पता नहीं है कि कहीं ना कहीं कि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ना है बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नोट्स होनी चाहिए प्रॉपर। अगर कोई चेकिंग करने वाला है तो आप दिखा सकोगे हाँ सर ये हमारे नोट्स हैं और सर ने बनवाए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बस आप लोग इतना किया करो। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि एक चैप्टर में जो मेन है, चैप्टर तो घर पे रिवाइज करते हो, कॉपी पेन लेके बैठे, बस जो मेन रिवाइज कर रहे हो आप लोग वो करते रहो आराम से, बस वैसे ही बात खत्म। नमस्ते। तो तुम लोग कहाँ से, कॉलेज से आए हो, स्कूल से आए, कहाँ से? आदर्श। अच्छा, आदर्श। आज बहुत बच्चों को मिड टर्म है। मिड टर्म क्या होता है? बीएससी के यहाँ पर टाइप है, जेएमबी के हैं, तभी तो जेएमबी को छू नहीं आया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और 1 से 9 मंथ तक बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो जरा सा बचा है मुझे लग रहा है। 2 टॉपिक है। सही है, आज ये दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन। किसके बाद बात हो रही है? इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में, अब क्या होगा? डेवलपमेंट होगा किसका? एम्ब्रियो का। यानी कि जो बच्चा होगा उसका 1 से 9 मंथ तक का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है, देखो एक बात और बताओ, हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होता है? माँ के अंदर, पेट के अंदर होता है, यूट्रस में होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा सबसे सुरक्षित डेवलपमेंट होता है। ये बात आपको पता है? क्योंकि ऐसे आपने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे जिनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बाहर होता है, बॉडी से बाहर होता है, और बॉडी से बाहर होगा तो बहुत ज्यादा सेफ नहीं होते।
उनका डेवलपमेंट होता है, वो रास्ते में खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत कहानी होती है। जैसे आपने देखा होगा वो बहुत सारे अंडे देते हैं और उसमें से बचते कितने, बहुत कम बचते हैं, बकाया क्या होता है, सारे बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, कोरियोनिक विलाई। और कह रहा है व्हिच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा। बेटा प्लेसेंटा का मतलब देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। क्या है प्लेसेंटा का मतलब सिंपल सा इतना होता है जो कनेक्शन लगता है फीटस और माँ के बीच। हालांकि कुछ चीजें एक्सचेंजमेंट हो भी जाती हैं, जैसे आपको ये किस लिए होता है, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है CO2 का, या बॉडी का जो फीटस होता है उसका वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है, बॉडी से आउट करना है। ये सब काम किसके होते हैं, प्लेसेंटा के। अच्छा ये बताओ प्लेसेंटा के थ्रू दी जा सकती है क्या, अगर माँ को है तो बच्चे को हो जाएगी? नहीं, वो ब्लड की तरफ नहीं आती, वो इसकी तरफ नहीं आती है, तो वैसे आती है। और बताओ बच्चे को भी हो जाएगा? अच्छा कहाँ से, अंदर का हैं? जेनेटिक डिजीज तो हाँ जीन से वो तो हो जाएगी, वो तो छोड़ दो। और बताओ एक्वायर्ड डिजीज कोई, शायद तुम्हें पता हो तो। बेटा अगर एक किसी माँ को एड्स है तो बच्चे को एड्स हो सकता है, वो जेनेटिक नहीं है, वो एक्वायर्ड डिजीज है। जेनेटिक अलग होती है, एक्वायर्ड अलग होती है। जेनेटिक डिजीज तो ट्रांसफर होंगी, वो तो रहने दो, तो डीएनए की डिजीज है, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है एड्स। ठीक है, वो बच्चे को हो सकता है, माँ से बच्चे को हो सकता है HIV इन्फेक्शन। ये तुम्हारा जब तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो उसमें साथ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो। अच्छा चलो जो बात करते रहेंगे हम लोग, तो प्लेसेंटा का मतलब होता है कनेक्शन जो रखता है किसको, माँ को और बच्चे को, किसी भी चीज के एक्सचेंजमेंट में। ठीक है, अगले यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अच्छा और सारे काम होते हैं, कुछ ये हार्मोन भी रिलीज करता है जो हेल्प करते हैं किसमें, डेवलपमेंट में, किसके, बच्चे के। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे खाली हार्मोन का नाम पता होना चाहिए, बकाया ज्यादा कुछ यहाँ पूछा नहीं जाता है। तो देख लेते हैं एक बार। बेटा कह रहा है प्लेसेंटा फैसिलेट, अब यहाँ पे टर्न करो इसे, कह रहा है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पहला काम क्या है बेटा, ऑक्सीजन की सप्लाई। दूसरा कह रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। यानी कि एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिएंट्स देना। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है उससे जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, CO2 बन रहा है, उसको बॉडी से लेना। ये किसका काम होता है, प्लेसेंटा का। किसका होता है, मैं से बोल सकता हूँ प्लेसेंटा ही कनेक्शन है किसका, माता का और बच्चे का। अच्छा यहाँ पे एक ऐसे करके इधर देखो, अब इसके यहाँ से जो ये निकलती है इसे बोलते हैं एम्ब्लिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा नहीं होता है, तुम सोचो वो काटते हैं बाद में, जो जन्म के बाद काटते हैं, वो क्या होता है, एम्ब्लिकल कॉर्ड। ठीक है, वो अलग चीज होती है। अगले देखो बेटा, तो यहाँ पे एक काम समझ कैसे क्या है, और देखो क्या काम है। और यहाँ पे कह रहे हैं द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्ब्लिकल कॉर्ड। किससे कनेक्ट होता है बेटा, एम्ब्लिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। और ये क्या करता है, एम्ब्रियो से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का उसको करवाता है। ठीक है, एम्ब्लिकल कॉर्ड। कह रहा है प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एन एंडोक्राइन टिश्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लेसेंटा कुछ एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है, मतलब कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो कह रहे हैं एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक, पहला कौन सा है बेटा, HCG। कौन सा है, इसे बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसे बोलते हैं HPL। और इसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको हार्मोन के नाम पता होने चाहिए, नाम ही पता होने चाहिए खाली, और बकाया कुछ ज्यादा पूछना नहीं जाता। ठीक है, खाली नाम को पूछ लेता है कि बताओ प्लेसेंटल हार्मोन के नाम बताओ। ठीक है, और 5-6 दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सन। एक हार्मोन होता है रिलैक्सन, इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। किससे सीक्रेट होता है, ओवरी से। रिलैक्सन मैं बोलूंगा ज्यादा हेल्प करता है बच्चे की डिलीवरी में। किसमें हेल्प करता है, डिलीवरी जब होती है उस टाइम पे हेल्प करता है। ठीक है, अगले देखो कह रहा है लेट अस रिमेंबर मसल्स को स्ट्रेच। हाँ वैसे बोल सकते हो, जैसे आसानी से डिलीवरी हो पाए। अगले कह रहा है ए हार्मोन का रिलैक्सन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL और रिलैक्सन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी तो आप समझदार हो बेटा,
ये हमेशा कब प्रोड्यूस होंगे, जब प्रेगनेंसी होगी। क्या होगी, प्रेगनेंसी। पता है क्या काम है, कोई काम ही नहीं इनका बॉडी में। अगले कह रहे हैं इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ईटीसी, और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, सीक्रेशन होते हैं, वो आपको सबको उनका वर्क पता है। भाई हार्मोन तो बहुत सारे वर्क करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ये ध्यान रखना कि कौन से हार्मोन किस टाइम पे वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन, जो 3 हार्मोन लिखे हैं वो मेन है। पहला कौन सा बेटा, HCG, HPR और रिलैक्सिन। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे स्टार बना दो यहाँ पे, क्योंकि ये किताब साफ साफ लिख रही है आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कब प्रोड्यूस होते हैं, ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दो यहाँ पे। अगले कह रहे हैं आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल बॉडी ब्लड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। अच्छा, इनका ये क्यों होते हैं, जिसे सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को, जो बच्चे की ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगले कह रहे हैं मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। आप लोगों को ये तो बहुत पता होगा बेटा, जब कोई प्रेगनेंसी होती है फीमेल के अंदर ही बहुत सारे चेंज आते हैं, बहुत सारे चेंज आते हैं। ठीक है, और वो सब किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से। तो ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, उसमें वर्क करते हैं। कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। इसीलिए इनको बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा कि 3 टाइप की बेसिकली होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मैंने कहा था हमारा पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो 3 टाइप की लेयर से बना है, इसीलिए हम एनिमल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ये पढ़ा था। मैंने कहा था अगर कोई एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसका मतलब वो 3 लेयर से बना हुआ है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगर कोई एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है तो उसका मतलब कितनी लेयर होंगी, 2, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म क्या होगी, एब्सेंट। पता है हम लोगों को, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। कह रहा है अब मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, और एक्टो और एंडो के बीच में कौन सी होती है, मेसोडर्म। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जहाँ पे हमने देखा था अगर कोई एनिमल है उसमें कैविटी है और वो कैविटी किससे लाइंड है, मेसोडर्म से, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, सीलोमेट। कैसे बोलते हैं, सीलोमेट। अगर किसी में मेसोडर्म पॉचेस लाइक में है, कैसे, पॉचेस लाइक में है, कैविटी कैसे, फाल्स कैविटी, तो उसको बोलते हैं सीडोसीलोमेट। और अगर किसी में कैविटी एब्सेंट है यानी कि मेसोडर्म ही नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। आप तो बता सकते हो एसीलोमेट का फाइलम कौन सा है, प्लेटिहेलमिन्थेस। अच्छा बताओ सीडोसीलोमेट का फाइलम कौन सा है, एस्केलमिन्थेस। एक ही फाइलम है एस्केलमिन्थेस, बकाया सब कैसे हैं, सीलोमेट। क्लियर। अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है सोन अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, दीस 3 लेयर गिव राइज टू द ऑल टिश्यू। सारे टिश्यू यही तो बनाते हैं। अगले कह रहा है बेटा इट नीड टू द मेंशन हियर दैट आर इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल called stem cell which have the potency to give rise to all the tissue and organ। और इनसे सारे हमारी बॉडी क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। यानी कि हम बच्चे की बॉडी हल्का हल्का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और पूरा बॉडी बन जाता है। अगले कह रहा है बेटा व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप लोगों को पता है, आप लोग बताओ कि सबका जो ये प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो बराबर होता है, या सबका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो एक सेम टाइम में होता है, नहीं। आपको बेसिकली कुछ के पता होंगे, किसी का 9 मंथ होता है तो किसी का 1 मंथ होगा, किसी की तो लाइफ स्पैन ही 2 हफ्ते होती है तो उसका प्रेगनेंसी पीरियड कितना होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हर किसी का जो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग। सही है, हर किसी का, और अलग अलग क्यों होता है वो डिपेंड करता है उसका लाइफ स्पैन पे, उसका बॉडी साइज पे, या मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी चीजों पे वेरी करता है, लेकिन हाँ बॉडी साइज पे भी करता है। ठीक है, ये इसका ये एक इफेक्ट होता है ना, क्योंकि आप लोग बता देते हैं बॉडी बड़ा होगा उसका कहीं लाइफ स्पैन भी बड़ा होगा, और लाइफ स्पैन बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसका पीरियड क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट कितने मंथ का होता है, 9 मंथ, यानी कि 1 मंथ से स्टार्ट होता है, कब तक होता है, 9 मंथ। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ, फिर उसके अगले के 3 मंथ और फिर
उसके अगले की 3। मैं ऐसे बोलूंगा कि बेटा जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सही है, वो लगभग 6 मंथ में हो जाता है। कितने मंथ में जाता है? 6 मंथ में बच्चे का अगर किसी कारणवश, कितने नहीं 6 महीने में जाता है, अगर कारणवश किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें लग रहा है कि बच्चा बच नहीं पाएगा या माता नहीं बच पाएगी, उस टाइम पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ के बाद किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है। लेकिन वो बच्चे को बेटा सर्वाइव आप करवाओ। सर्वाइव का मतलब होता है वो बच्चा, सोचो अभी 3 मंथ और डेवलपमेंट होता है उसका माँ के पेट में, और वहाँ वो सबसे ज्यादा था कंपेयर टू बाहर आके, उसको डिजीज लगाएंगे बहुत सारी, क्योंकि उस टाइम पे पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन 6 मंथ में मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बच्चे का बन जाता है बच्चा अच्छे तरीके से, और अगर चाहो तो नर्सरी में रख के वो सर्वाइव भी कर जाएगा। अच्छा 7 मंथ की डिलीवरी तो मैंने बहुत केस सुनी है, 7 मंथ के एक फेज में हो जाती है। नहीं यार ये तो सब बहुत पहले जाता है। इसके बाद सुनो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ सबसे पहले जो बनता है वो हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट। और जो बन जाता है पहली मंथ में, सही है, और 2-3 मंथ में उसके हाथ पैर सारे बन जाते हैं, और उसके बाद जो अगले के 3 मंथ होते हैं उसमें थोड़े बहुत हेयर आना हो गया, सारे ये सब हो गया, ये सब हो जाता है, और 6 मंथ में बच्चे कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है बच्चा, तो मैं बोलूंगा 7 और 8-9 मंथ में होता है। उस टाइम पे वो बेसिकली उसका जो होता नहीं है विकास अच्छे से होता है, मैच्योर मतलब मैच्योरिटी आती है थोड़ी थोड़ी। अब ऐसे नहीं कि हंसने लगेगा, मतलब ये है कि वो लौट करने लगेगा वहाँ के पेट में 6 महीने के बाद, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो 9 मंथ में होते हैं कंप्लीट, तो वो पैदा होते ही इमोशन दिखाने लगते हैं अपने, पता नहीं होता है। इमोशन का मतलब होता है हंसना और रोना, ये सब करने लगते हैं, तुम्हें लगेगा बच्चा वास्तव में गुस्सा है, ठीक है, पैदा होने के बाद ही। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 7 मंथ में आते हैं, वो बेचारे थोड़े लेजी रहते हैं और नर्सरी में रखना पड़ता है 1-2 मंथ के लिए। उसमें अच्छा डॉक्टर क्या होता है, उससे फायदा होता है। आपने कभी भी देखना, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और डॉक्टर से परामर्श ले रही है, ठीक है, हर मंथ, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ डॉक्टर 7 मंथ में ऑपरेशन कर देगा, मतलब वो डिलीवरी 7 या 8 मंथ में करवा देगा। उससे उसको क्या फायदा रहता है? उसको ये फायदा रहता है, पहला तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन होगा। दूसरा, बच्चा नर्सरी में रहेगा 1 महीने तक या 15 दिन तक, 100% रखेगा वो। और तीसरा, अब उसके अंदर एंटीबॉडी कम बनेंगी, क्योंकि वो माँ का दूध के लिए मना कर देगा डॉक्टर पहले, और उसके अंदर एंटीबॉडी कम होंगी तो बच्चा 5 साल तक फिर दवाई लेने आएगा। ये कनेक्शन होते हैं डॉक्टर के, तुम्हें क्या पता है। और सेकंड मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लग रहा है कि हर आदमी यहाँ पे जायज तरीके से बिल्कुल काम चला रहा है अपना, तो कोई नहीं चला रहा है, समझ रहे हो। डॉक्टर के भी बहुत ज्यादा संबंध होते हैं। अगर आपसे कोई ये कह दे कि जाओ तुम उस हॉस्पिटल में चले जाना, अगर तुम्हारे संबंध है तो उसके तुम पता है कितने रुपए हो गए, 10% रुपए हो गए खाली ये कहने के। ये तो ये रह गया जो इतने किसी गांव में क्लिनिक होते हैं, इन सब की कनेक्टिविटी होती है हॉस्पिटल से, और ऐसे रुपए मिलते हैं कि अगर 1 लाख रुपया मिला तो लगा तो 10,000 रुपये उनके, इतना समझो, उसमें आते हैं रख के लिफाफे में। अभी यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे आता है, पंडित है तो पूजा करने आता है यहाँ पे, तो कह रहा था सर उससे अभी जो दीपावली आई थी, जितनी जो आशाएं होती हैं गाँव में, आशाएं होती हैं, उन सबको बड़े बड़े गिफ्ट मिले थे, जैसे किसी को कूलर मिल रहा है, किसी को फ्रिज मिल रहा है, सोचो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है भाई, उसने पढ़ाई की है, वो करेगा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ नॉर्मली ये सब चीजें क्या होती हैं, कनेक्टिविटी रखने की होती है। क्या रखने की होती है? कनेक्टिविटी। अगर मैं वैसे बोलूँ तो मेरे हिसाब से जो बच्चे का डिलीवरी होना चाहिए वो 8 मंथ के बाद होनी चाहिए। बच्चा सेफ रहेगा, डिजीज कम लगेंगे उसे, और माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। तभी तो आपने देखा होगा, एक बात और सुनो, आपने आज के केस में देखा होगा कि अगर जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 80% बच्चे पैदा होने के बाद नर्सरी में रहते हैं 10-15 दिन, डॉक्टर लगता है। और तुमने देखा होगा वो बच्चे बीमारी बहुत होते हैं बाद में। पहले जो बच्चे होते थे नॉर्मल तरीका होता है पूरे 9 मंथ के बाद ही। नॉर्मल का मतलब तो यही हुआ ना, 8 या 9 मंथ के बीच में ही एक पेन्स वगैरह होंगे तो उसी टाइम डिलीवरी होगी, और उस टाइम होगी तब तक बच्चा क्या हो गया, कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया। जब वो दुनिया में आता था तो वो इतना ज्यादा बीमार नहीं होता था, हो जाए कभी 2 महीने में एक बार खांसी हो जाए, बुखार आ जाए, लेकिन नॉर्मली वो पूरी तरीके से अच्छा खासा पल पला के बढ़ा जाता था। आजकल मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये कंडीशन आ गई है कि एक बच्चे को पालना 2 साल तक, तो मैं समझ लो कि उस बच्चे का इतना खर्च कर दोगे, उसमें बच्चे भी इतना तो पढ़ाई भी नहीं करोगे बाद में।
डॉक्टर की फीस पता कितनी होती है? 500 रुपए। एक अब नॉर्मल डॉक्टर की फीस 500 रुपए होती है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो बच्चा अगर अस्पताल में पैदा हुआ है और नर्सरी में रहा है तो वो 2 साल तक इतनी दवाई खाएगा कि वो खाना से ज्यादा दवाई खाता है। डॉक्टर ऐसा दूध लिखते हैं उसे, सही है, एक बार में 1500-2000 ऐसी दवाई मिलती है। और आपको पता होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी नर्सरी होती हैं उनमें एक बच्चे को बचाने में 1-1 लाख रुपए तो वहां दे आते हैं जाके डॉक्टर के पास। और हाँ, और सुनो, ये हो गया। और दूसरा क्या है, और एक बात और ध्यान रखना है, 80% बच्चे ऐसा हो रहे हैं आजकल। ये कमी किसकी है? इसकी? डॉक्टर की? डॉक्टर की नहीं है, हम लोगों की कमी है। क्योंकि हम लोग उतने स्वस्थ रहे ही नहीं अब जितने रहना चाहिए। मैंने कल एक दिन परसों मैंने कब बताया था, मैंने एक बात बताई थी आपको, चैप्टर हालांकि खत्म होने वाला है, दोबारा मैंने दोहराई नहीं है, अब दोहरा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि आजकल के टाइम पे मैंने कहा था ऑपरेशन करवा दो वो सही रहता है। बहुत बच्चों ने ऑप्शन उठाया था, सर आप जानते नहीं है, नॉर्मल बहुत अच्छा होता है। मुझे ये बात पता है बेटा, नॉर्मल अच्छा होता है, मैं ये जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि ऑपरेशन कोई क्यों करवाए, वही जब नॉर्मल हो जाएगा तो। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, तुम्हें लग रहा है वो पेन झेल पाएगा? नहीं, किसी कीमत पर नहीं झेल पाएगा बेटा। वो जो झेलने वाली बेचारी है वो तो अब छोड़ दो, उसके घर वाले तो परेशान कर देंगे कि तुम लेके नहीं जा रहे हॉस्पिटल, घर में लिटा रहे हो, ये सब वो सब। तुम अब बताओ, अगर मैं, देखो तुम लोग भी गांव में मिलन पढ़ते हो, मैं भी जानता हूँ, गांव में से कितने बच्चे जो गांव हो रहे हैं आजकल, मुझे लग रहा है 100 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से 2 बच्चे हो जाए तो बहुत है, वरना 98 बच्चे कहाँ हो रहे हैं हॉस्पिटल में जाके। क्या पहले ऐसा होता था? पहले उल्टा था। पहले कहा था हॉस्पिटल में भी तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। गवर्नमेंट बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में भी होती है, नॉर्मल होती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस डॉक्टर, ये सुनो, अगर उस हॉस्पिटल में 50 डिलीवरी हुई तो उसमें मुश्किल से 5 डिलीवरी नॉर्मल और 45 डिलीवरी ऑपरेशन से, ये रेशियो चल रहा है आजकल। लेकिन पैसा नहीं, 50% नहीं हो रहा है। तुम देखना कभी, एक किसी से पूछना, ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात सुनो, क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण बता रहा हूँ ना मैं। ऐसा हो रहा है कि आजकल के जो पहले की जो फीमेल्स होती थी वो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, जैसे ये काम करना वो काम करना, नॉर्मली से ये सब कुछ करती थी। आजकल अगर धोखे से पता लग गया कि आज से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो उसी दिन से वो बीमार जाती हैं और 9 मंथ तक इतनी सेवा करवाती है ना, तो बताओ नॉर्मल डिलीवरी के लायक कैसे रह जाएंगी? ये कारण है बस, सही है। उतना एक्टिव, उतना आजकल वो नहीं कर पाते हैं जो आजकल के फीमेल्स है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, आज भी है, ठीक है, ये है। चलो पहले थोड़ा और पढ़ते हैं, उसके बाद तो और बताते हैं, ठीक है, अगली चीजें बताते हैं। नहीं क्या देखो, देखो अगले देखो, कह रहा था ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। कब? डू यू नो मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, कैट, सबसे अलग होता है, मैं क्या बताऊं इनका। इसका कह रहा है फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग, अपना घर पे जाके देखना आराम से गूगल पे जाके, एलिफेंट कितना प्रेगनेंसी के टाइम क्या है और बिल्ली क्या है, कुत्ते क्या है, सब देखना, ठीक है। अब बेटा पढ़ लो इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ, किसके कब आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट बनता है। इसीलिए आपको पता होगा डॉक्टर पहले महीने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए बोल देता है, क्योंकि आप उसको पता है हार्ट बन जाता है, बच्चे की हार्ट बीट को आराम से सुन सकते हो चेक करने के लिए। ऐसा क्यों बोलता है, उसका कारण है। देखो, अगर बच्चे का कोई हार्ट बीट में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे एबॉर्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एबॉर्शन। और एबॉर्शन जो होता है वो मेनली 2 मंथ का सही रहता है, उससे बाद में करवाना खतरा रहता है माँ को भी और बच्चे को भी, क्योंकि 2 मंथ के बाद लगभग बच्चे को तो अवॉइड ही करना है ना। हाँ, सुनो तो वो तो तब होगा ना तो क्रिटिकल कंडीशन होगी। क्रिटिकल का मतलब या तो बच्चा बेचारा बना ही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से, अरे मतलब बच्चे का मतलब एम्ब्रियो डेवलप सही से नहीं हो रहा है, या माता को प्रॉब्लम होता है, हो जाता है 2 मंथ में हो सकता है। इसलिए डॉक्टर एक बार क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ठीक है। अब देखो, हर महीने नहीं करवाने चाहिए, उसमें पता है बहुत सारी रेस आती है जो बहुत बच्चे को नुकसान करती हैं। मैं तो ये बोलूंगा पूरे 9 मंथ में 2 अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए, 1 करवाना चाहिए, 2। अगर 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो बच्चे के लिए खतरा है। अगले देखो,
कह रहा है ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। अगले कह रहा है द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope, यानी कि वहां पे हम लोग बच्चे की हार्ट बीट को सुन सकते हैं। अगले कह रहा है बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द fetus develop limb and digit, यानी कि सेकंड मंथ में बच्चे के हाथ और उंगलियां बन जाती हैं। अब तुम सोचो अगर कोई एबॉर्शन 2 महीने के बाद करवाता तो एक बच्चे की जान ही तो लेता है। जब उसके हाथ पैर हार्ट वगैरह सब बन गया तो क्या बचा है? अगले देखो इसलिए तो एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। कह रहा है बाय द एंड ऑफ 12 वीक। 12 वीक का मतलब बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 3 महीने। कब? 3 महीने। तो पहले महीने में हार्ट बन गया, दूसरे महीने में उसके लिम्ब बन गए और डिजिट बन गई, मतलब उंगलियां वगैरह सब बन गई। अगले कह रहा है 12, ये ध्यान रखना है 12 वीक भी ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी ध्यान रखना और 3 महीने 3 भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा तो वो वीक ये भी सकता है वीक, फिर तुम बाद में जोड़ते फिरो कि 1 वीक 2 वीक 1 महीने में कितने वीक हो गए, 4 या 12 जोड़ तो लोगे, लेकिन कभी गलती हो जाती है कि क्वेश्चन लिख दिया 12 11 10 सब बताओ, तो 1 वीक कम तो ना हो जाएगा। तो इस चक्कर से ध्यान रखना 12 वीक, ठीक है। 3 महीने का मतलब क्या होता है? 12 वीक। अगले कह रहा है मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, यानी कि 3 महीने में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन होते हैं बन जाते हैं बच्चे में, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा फॉर एग्जांपल द लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन आर वेल डेवलप हो जाते हैं। और कह रहा है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5 मंथ में बच्चे के सर पे बाल तक आ जाते हैं, यानी कि बच्चे का मूवमेंट करने लगता है 5 मंथ में। और अगले कह रहा है बेटा बाय द एंड ऑफ 24 वीक, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है? 6 महीने। कितना है? आप लोग यहाँ पे लिख लो 6 मंथ, यहाँ पे लिखो यहाँ लिखो 6 मंथ और यहाँ पे कितना लिखो 3 मंथ, ठीक है। ये 3 मंथ लिखो, यहाँ पे लिखो 6 मंथ। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं एंड आईलैशेस आर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ 6 मंथ में बच्चे का ये जो आंखें वगैरह होती हैं खोल लेता है, शरीर पे बाल आ जाते हैं, बच्चा मूवमेंट करने लगता है, यानी कि उसका बॉडी का पूरा पार्ट बन जाता है। बस अब इसके बाद खाली डेवलप होने को रह गया है बच्चा, यानी कि पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। अगले कह रहा है बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, अब तो 9 मंथ पा गया, और प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी, यानी कि बच्चा पूरी तरीके से क्या रहता है? कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। कब? 9 मंथ में, सही है। और बेसिकली मैंने क्या बोला, मैं ऐसे बोलूंगा 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक अगर कोई डिलीवरी हो रही है तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा तैयार है आराम से और बच्चा सर्वाइव भी कर जाएगा। हाँ 7 मंथ से पहले का तो बहुत ही वैसा हो गया, लेकिन ऐसे केस आते हैं साल में कि बेचारे को करनी होता है, डॉक्टर को करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तो उस केस में 6.5 मंथ के बाद डॉक्टर कर देता है, ठीक है। अगले तो ये क्लियर हुआ क्या हुआ? पहले मंथ में क्या हुआ? हार्ट बना, दूसरे मंथ में हाथ पैर बन गया उसके, तीसरे मंथ में लगभग एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह सब बन गए। इसके बाद हम बात करें 5 मंथ में, तो बच्चे की जो हेयर है वगैरह सर पे हेयर आ गए और बच्चा मूवमेंट करने लगता है। और 6 मंथ में क्या होता है? बच्चा लगभग पूरा तरीके से बन जाता है, यानी शरीर पे बाल आ जाते हैं, आंखें सेपरेट हो जाती हैं, सही सब कुछ हो जाता है। और 6 मंथ के बाद 6 से लेके 9 मंथ तक क्या होता है? डेवलपमेंट होता है उस चीजों का। और 9 मंथ में अगर बच्चा होगा तो वो अच्छा खासा करके कंप्लीट होगा, बिल्कुल, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा किसी की डिलीवरी 7 मंथ में हुई है मान लिया, तो 2 मंथ के बाद तो बच्चा अच्छा खासा हो जाता है, बाहर ही अच्छा खासा हो जाता है, मतलब तो वो तो माँ के पेट के अंदर होगा। तो समझ गए ये बस सब बातें, कब होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगले क्या है? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसका मतलब है पार्चुरेशन का मतलब क्या है? डिलीवरी, और लैक्टेशन का मतलब क्या है? मिल्क सीक्रेशन, यानी कि बच्चा दूध भी पीता है बाद में, सही है। तो यहाँ पे कह रहे देखो पढ़े इसको। अच्छा गांव में जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो तो ऐसे देख के बता देते हैं लड़का है लड़की है, मतलब मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो ऐसे टच करेंगे, यहाँ बच्चे का मूवमेंट देखेंगे बता देंगे लड़का है लड़की है। उससे क्या पता लगता है? कैसे यहाँ पे है किसी नॉलेज? हार्टबीट से पता लगता है? नहीं, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये बात सही कह रहा है। ये ऑब्जर्व का मतलब है नहीं, मैं बता रहा हूँ तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका है, एक वीडियो बना दो आ जाएगा। अगर हार्ट बीट ज्यादा है
जैसे 140-50 है या उससे भी ज्यादा है 150-60 से, तो लड़की होती है, और हार्टबीट अगर थोड़ी कम है तो क्या होता है? ये बात सही कह रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से फुली प्रूफ नहीं है कि हाँ तुम ये कह दो कि कम ज्यादा है तो लड़का होगी लड़की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उस टाइम पे ऐसा डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, ये तो उन्हें पता लगा होगा ऐसा होता है। दूसरा सुनो, शेप का भी होता है ना, शेप का कैसे? बॉम्ब का शेप कैसा है? अच्छा, इसे तब जाता है। तो जो गांव फीमेल होती है वो यही देख कर आती है क्या? शेप ही देखती है। अच्छा, मैं तो ये कौन से साइंटिस्ट हैं जो अंदर बच्चा बाहर था? मैंने सुना है कि हमारे एक है भाभी, तो वो 100% वो से जाती है, 100% करती है। आज तक उनकी बात गलती नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि वो बाहर देखने जाती है, मतलब आपस में रिलेशन में कुछ हो तो वो देख बता देंगे लड़का होगा तो लड़का ही होगा 100%, और लड़की बता देंगे तो लड़की होगी। ऐसा हुआ है। तो फिर मुझे पता लगा तो मैंने विवाह चक्कर में रह गया। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ तो अनुभव होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी कोई धुआं में लाठी जलाएगा और सब पे बातें सही हो जाएंगी, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। जैसे उन्होंने कई वो दिए ना कि वो पहले बता देती हैं, जैसे 2 महीने पहले बता देंगे कि लड़का होगा तुम्हारे, हंसी में हो जाता है बात में। और आदमी अब उनसे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि एक बार उनके यहाँ चल जाएगा और पूछ के आएगा क्या होगा बताइए। लेकिन बाहर के नहीं, अपने घर के करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसमें वो मुझे ऐसा लगता है वो मूवमेंट देख के बताती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मूवमेंट देख के पता लग जाता है। मूवमेंट का मतलब होता है बच्चे का मूवमेंट देख के। अब पता नहीं उसमें उनसे मैं इतनी बोलूंगा तुम क्या देखती हो, लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता है वो आप इतना ज्यादा कौन पूछ जाके चलो पूछता हूँ। ठीक है देखता हूँ। अगले देखो क्या है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है बेटा? डिलीवरी, यानी कि अब क्या है? डिलीवरी होने वाली है, लड्डू रेडी है। कह रहा है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट कितनी है बेटा? 9 मंथ। कितनी है? 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। आपको बताया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो मत। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड क्या बोलते हैं? अगर आपको ना बताओ तो यहाँ लिख लो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये था गेस्टेशन पीरियड। और पार्टिसिपेशन क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ। क्या बोलते हैं बेटा? लिखा होगा अगले। कह रहा है बिगेस्ट contraction of the uterus at the end of pregnancy called expression delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus childbirth is called क्या बोलते हैं इसको? Parturition। सही है। अब देखो यहाँ पे parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism। neuroendocrine mechanism का मतलब यहाँ नर्वस सिस्टम भी एक्ट होता है और कौन होता है? एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क करता है। मतलब यहाँ पे जो हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है वो कौन लेके आता है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और उसके बाद कुछ हार्मोन का सीक्रेशन होता है, वो सब किसका पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम का। कह रहा है द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है तो ये फीटस जो क्या होता है, ये यूट्रस होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगे, सही है। और वो वही होता है, इसे उसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली गांव बोलते हैं पेन्स। ठीक है, तो पेन्स होते हैं। अगले कह रहा है दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये कब होता है? जब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और वहां से कहां से होता है? मैटरनल पिट्यूटरी का मतलब है, अच्छा अब बताओ ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कह रहा है ऑक्सीटोसिन एक्ट इन द यूट्रस मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contraction। आपको पता है बार बार जब ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होगा तो हम बहुत ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन जानते हो? ऐसे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है, जिससे यानी कि बेबी को बाहर की तरफ भेजा जा सके। हाँ, जिससे लगाते हैं ऐसे अस्पताल में जाते हैं जब जो उनके अगर कम किसी का पेन हो रहा है, बच्चा डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन इंजेक्शन लगा देते हैं बाहर से, और इंजेक्शन लगा के फिर रिफ्लेक्स बढ़ जाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, ये होता है। लेकिन ना बहुत उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत होती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है।
इसके बाद देखो चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं शॉर्ट ड्यूटी है उसके बराबर दर्द होता है, सुना होगा आपने। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम पे मैंने एक तो देखा था, वो दर्द को नापने की कुछ यूनिट होती है, वो सबसे हाई था। ऐसा बताया गया था कि एक बार में 100 हड्डी दाने की दिन टूट जाए तो दर्द नहीं होगा, इतना उसमें होता है। अब तुम सोचो कितना दर्द होता होगा। उसमें डेसिमल मैंने पता नहीं किसमें लिखा था कि इतना दर्द होता है यहाँ पे। तो ये बहुत अद्भुत चीज है, लेकिन वही बात है आदमी खुशी भी होती है। अगले क्या है, दिस लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल से क्या होता है, बेबी आउट हो जाता है। और कह रहा है उसी को बोलते हैं पार्टुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सप्लेड आउट ऑफ द यूट्रस। प्लेसेंटा भी क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। बाहर डू यू थिंक टू डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर जो होते हैं वो डिलीवरी को इंड्यूस कराने के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वही करते हैं। मैंने कहा था जैसे इंजेक्शन लगाते हैं या फिर कुछ और करते हैं, भाई उनका प्रोसेस। अगले कह रहा है इतना ही चैप्टर है का खत्म हो गया। अब क्या होता है बेटा, उसके बाद आपको पता है मिल्क का सीक्रेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, मिल्क सीक्रेशन। वो कब होता है, जब बनता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे कह रहा है द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू चाइल्ड बॉर्न बेबी। ठीक है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और इसमें बेटा आपको पता है एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होती है, एंटीबायोटिक होती है। तो इसका मतलब इसीलिए इनिशियल डेज में माँ का दूध हमेशा बच्चे को पिलाना चाहिए, कभी भी बाहर का दूध या मेडिकल दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेकिन आजकल 70% 80% केस में बाहर का ही दूध पिलाते हैं, सही है। और आजकल की जो माता होती है वो भी बचती हैं अपना दूध पिलाने से। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बाद में सोचते हैं एक कप मैंने पिलाया उसके बाद कहते हैं बाहर से सही है, वही बात ना डिब्बा लेकिन होता नहीं है। और पहले मैंने सुना क्या था, मतलब मुझे पता है पहले के लोग बच्चा समझदार हो जाता था तब भी वो पीता था, मतलब समझदार हो जाता था बच्चा को। जैसे अगर तुम लोगों में हो सकता है कोई ऐसा हो कि जिसने दूध पीना मम्मी से मना किया हो, जब वो समझदार हो गया उसने खुद कहा हो गया अब चलो ठीक है या ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। मैंने देखा कि जो माता होती थी पहले वो ये बच्चा रोए ना इस चक्कर से वो होता है जहाँ निपल साइड का होता है वहाँ पे दवाई वगैरह लगाती थी जिससे बच्चे का छूट जाए। वो बच्चा काफी समझदार होता था आराम से। और आपकी माता बताओ 2-3 मंथ में कहने लगती मेडिकल चाहिए। एंटीबॉडी ए होती है ज्यादा, सही है, IgA, सही है, IgA। और हमें जो माता से फ्री मिलती है और अगर वो नहीं मिलेंगी तो आप लोग खुद सोचो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम रहेगी, और इम्यूनिटी कम रहेगी। अब ये वाला दूध जो होता है, ये वाला डिब्बे वाला, ये डॉक्टर प्रेफर क्यों करते हैं उसका रीजन बता रहा हूँ। डॉक्टर को इससे मतलब नहीं है कि बच्चा बीमार कितना हो रहा है, उसे तो फायदा है ना जितना बीमार होगा, उससे इससे मतलब है कि बच्चा स्मार्ट कितना दिख रहा है। और जब बच्चा मेडिकल दूध पीता है, अगर अच्छा दूध पी रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चा छोटे से ही मोटा, मतलब हर कोई जानता ना बच्चा फूला हुआ हो, स्टार्टिंग में होता नहीं गुड्डे जैसा फूला हुआ अब क्या होता है, वो दूध पीने से बच्चा फूल जाता है खैर, लेकिन वो बीमार ज्यादा होता है। अब वो फूलता क्यों है, क्योंकि वो बच्चे न्यूट्रिएंट्स वाला दूध पी रहा है, और वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स ही उस टाइप के होते हैं जिससे बच्चे को फुला कर रखें। बच्चे तो जो डॉक्टर होते हैं वो इसलिए प्रेफर करते हैं कौन सा दूध, मेडिकल वाला। उन्हें इससे मतलब नहीं कि एंटीबॉडी ज्यादा बने, एंटीबॉडी का मतलब है बच्चा पिचकार आएगा तुम्हें खुद बेकार लगेगा अब एंटीबॉडी होंगी तो बीमार तो नहीं होगा, लेकिन बेसिकली लगेगा यार कैसा बच्चा है ये तो तो कहीं ना कहीं इसीलिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं मेडिकल को। अगले देखो which contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। यहाँ चाहो तो लिख लो IgA type। क्या लिखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। IgA type जो माता से हमें कैसे मिलती है, फ्री में सही है। अगले देखो बेटा, कह रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थी बेबी। सही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ हार्मोन का इतना नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कौन सा होता है। ये होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है बेटा, जो क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन। क्या करता है, और एक होता है ऑक्सीटोसिन।
जो करता है बेसिकली मिल्क का सीक्रेशन। जब तक ये वाले हार्मोन सीक्रेशन वो नहीं आएंगे तब तक मिल्क का सीक्रेशन नहीं होगा या फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। सही है। अब हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा पढ़ेंगे? और वो मुझे लगता है कल, आज और कल पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा को कल छुट्टी है, फिर से मैं छुट्टी का इस कल वो यहाँ पे विवाह हो रहा है। क्या है? कल यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं। ग्रुप में चाहे पता लग जाए तो बात करेंगे। अरे कल यहाँ पे दूल्हे बहुत घूम रहा हूँ, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। तुम लोग नहीं पढ़ते? कल नहीं पढ़ते ना? खाना हमें मिल जाएगा, खाना बनता है यहाँ पे। मैंने तुम्हें दी भी तो नहीं, वो कब दिया था पूरी वगैरह? अरे मैंने तो दिया नहीं था। अरे वो था बजरंग दल वाले आए थे। अच्छा उस टाइम वो आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शादियाँ होंगी और सब सामान वामान मिलता है, बहुत बैग वगैरह मिलेगा। मैं तो घूमने आता हूँ, उनको आए थे पिछली बार, आपकी भी हम करता हूँ। नहीं तुम देखना, ऐसा नजारा लगता है ना, जो इस साइड में ये फील्ड रहा है पूरा, इसमें सारे दूल्हे घूम रहे होंगे। और उसमें ये देखो पहले सामने ने ये पता होता है कि हमारी लड़कियां बैठी हो, अब वो बेचारी इतनी शर्मा रही होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कमरा है अलग स्पेशल, उसे पता है कि वो दूल्हा है, उसके घर वाले हैं, वो यहाँ पे है, वो वहाँ मतलब कपड़े वगैरह मेंटेन करना, ये सब बहुत बड़ी चीज होती है ना। लेकिन होता है क्या मतलब सफाती है भी कपड़े की, ठीक है, अच्छी बात है, रुपए भी मिलते हैं, उससे बढ़िया है जो कोड वगैरह हम करते हैं यहाँ पे अच्छी खासी है, 50,000 रुपए मिलेंगे, 51,000 रुपए। और उसके बाद बैट वगैरह मिलता है क्या? बैट नहीं मिलता, होल्डिंग मिलती होगी। और बेटा सामान काफी मिलता है, पंखा मिलेगा ये, पंखा मिलता है, खाली पंखा ऐसे तो सब करने लगे यहीं पर। चलो बेटा ये चैप्टर को रिवाइज करो, किसी को जोड़ो।
चलो बेटा ये वाला तुम्हारा चैप्टर हो गया। अब आप लोग किताब से क्वेश्चन लगाना और मुझे लग रहा है आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। जब चैप्टर आप लोग लगाते रहा करो, जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन सर कोई नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछ लिया करो। अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तो मैं बताऊंगा, अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो आप मुझसे क्या पूछो, खुद ही भूल जाओ, ठीक है, उसको मत लिया करो। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग ऐसा करो जल्दी से, अरे मैं ऐसे बंद नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर निकालो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और ये चैप्टर भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो करंट डिस्कस को देखो। पहले तो मुझे ये बताओ हेल्थ का मतलब किससे होता है? हेल्थी, वो तो हिंदी होती है स्वास्थ्य, मतलब हमारी बॉडी से जो मेंटली, फिजिकली और फिजिकली हर तरीके से वेलबींग हो तो उसे क्या बोलते हैं? हेल्थ। यानी कि पर्सन कैसा है? हेल्थी है। मैं ऐसे बोलूंगा, ए बोलो मत बेटा, अभी कुछ सुनो आज और थोड़ा पढ़ा भी देंगे, पहले सुन लो। हम लोग हेल्थी पर्सन उसे बोलते हैं जो बेसिकली सोशली, मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली, यहाँ पे अगर सेक्सुअल की बात हो रही है, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो हम बोलेंगे सेक्सुअली वेल डेवलप है। मैं बताऊंगा अभी। वेल डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेल्थी पर्सन। अब इसमें देखो मेंटली का मतलब क्या है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा बॉडी तो बहुत तगड़ा बना हुआ है, सही है, डिजीज लेस कंडीशन है, बिल्कुल कोई डिजीज भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेंटली का मतलब तो सोच बहुत बेकार है। सोच का मतलब है कि तुम अच्छा सोचते नहीं, कभी हमेशा होता नहीं दूसरे को खुश देखकर अच्छा लगना, या फिर किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करना, बेकार थिंकिंग करना, तो ये सब क्या है? मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब वो हेल्थी पर्सन नहीं है। सोशली का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि आप किसी मोहल्ले से आ रहे हो, कोई ये सोचे कि ये कैसे आ गए यहाँ पे, कहते नहीं गाँव में ये क्या कर रहा है यहाँ पे, उसका मतलब वो सोशली वेलबींग नहीं होते। सोशली का मतलब है कि चार लोग तुम्हें अच्छा बताएं, जब देखें तो ये लड़का अच्छा है तुम जाओ तो वो खुश हो, ना कि वो दुखी हो, या किसी घर के सामने रुक जाओ थोड़ी देर तो वो ये ना कहे कि ये क्यों रुका है यहाँ पे, किसी को तड़ रहा है क्या, ऐसा नहीं, उन्हें लगे कि हाँ इसका कोई काम होगा। मतलब वो होता है सोशली। कैसा होता है? फिजिकली का मतलब होता है शरीर से सही होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग समझ गए। सेक्सुअली का मतलब सेक्सुअल तरीके से हो, फिट हो, तो इसका मतलब जैसे स्पर्म काउंट सही हो, ठीक ठाक हो, तो ये सब होता है तुम्हारा। अगर ये सब ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है? वो हम बोल सकते हैं हेल्थी पर्सन है। कैसा पर्सन है? हेल्थी का मतलब वो स्वास्थ्य, वो उसका स्वस्थ पूरी तरीके से ठीक है, और वो पर्सन क्या है? ठीक है। तो ये चारों एस्पेक्ट में हर तरीके से अगर कोई पर्सन सही है तो इसका मतलब वो कैसा होता है? हेल्थी पर्सन। कैसा होता है? हेल्थी। और यहाँ पे जो चैप्टर का नाम ही ये है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन से, और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। समझ गए हेल्थ का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति कैसे करके ह्यूमन रिप्रोडक्टिवली वो हेल्थी रह सकता है, क्या क्या उसके लिए टिप्स फॉलो कर सकता है। और इसका मतलब यहाँ पे जो मेन समझाया गया वो समझाया गया कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। इसका एक ये यहाँ पे मेन रीजन तो यही है समझाना, कि ये समझना कि पॉपुलेशन का कारण क्या बढ़ने का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही थी ज्यादा? अनएजुकेटेड लोग। ये बात सही है, जो मेरा मानना है तो पहले नंबर टॉप पे तो यही है। दूसरा बताओ। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बेटा, पहला तो मैं ये बोलूंगा अनएजुकेटेड पर्सन, यानी कि हमारे जो आज से 10 साल पहले जाओ तो उस टाइम पे अशिक्षा बहुत, मतलब शिक्षित लोग नहीं थे, और शिक्षित नहीं थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए। वो ऐसे मानते थे कि जो बच्चे हो रहे हैं भगवान की देन है, सही है, या उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम क्या करें, जब पैदा हो गया तो खा कमा लेगा। अगर ऐसा सोच रखते हैं कोई व्यक्ति तो वो कैसा होता है? अनएजुकेटेड। एजुकेटेड पर्सन आजकल अपन ये भी सोचते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, और आप लोगों को पता है बेटा एक बच्चे को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, मतलब किसी भी पेरेंट्स के लिए। मुझे लग रहा है अगर किसी घर में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बेटा उसका पूरा जो लाइफ होगा ना, जितना उसे कमा रहा होगा, मीडियम पर ये बात कर रहा हूँ, उसे पढ़ाई ढंग से नहीं करा मिलेगी। बैनर की फीस पता कितनी है? 5000। एक जरा से बच्चे की 5000 है, और अगर उसकी 2 ट्यूशन लगवा दी 2000 हो गए 7000, और वो 1000-3000 रुपए तो ऐसे खर्च करवा देते हैं। वहाँ के कॉलेज की ये बना के लाओ, ये है आज ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, ये किताब, तो 10,000 रुपए महीना। और सोचो
10,000 रुपये मैंने एक बच्चे को पे कर, एक पेरेंट्स को देना, मुझे लगता है नॉर्मल फैमिली वाला नहीं पढ़ा पाएगा कभी भी। या तो कोई सर्विस वाला हो या कोई हाई फैमिली से हो, बिजनेसमैन हो, तो वही पढ़ सकता है, 10,000 रुपये फीस दे सकता है। वरना आपको बताया बेटा, आप सब लोग गाँव से बिलोंग करते हो लगभग, कि आपकी स्कूल की फीस 300 रुपये होगी तो वो ही पापा एक बार में देते होंगे, मतलब पूरी साल की हो गई तब देने करना पड़ा है। और 10,000 रुपये महीना कहाँ से देंगे? तो मैं ये बोलूंगा कि वो सोच कौन रख पाएगा? जो एजुकेटेड होगा, जिसे पता है कि बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, पढ़ाना है, और उन्हें क्या करना है, एक नौकरी देनी है या बच्चे को नौकरी लगवाना है। तो इसका मतलब पहला कारण था जो पॉपुलेशन बढ़ने का, वो मैं बोलूंगा अनएजुकेशन, यानी कि यहाँ पे लोग अशिक्षित थे। वो लोग नहीं जानते थे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होती है। उन्हें पता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब होता है कि अगर तुम ना चाह रहे हो प्रेगनेंसी फिर भी प्रेगनेंसी हो जाए, उसे बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर लोगों को ये पहले से ही पता हो कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो होगी नहीं अनवांटेड, और नहीं होगी तो इसका मतलब जो पहले की, अगर तुम सोच पे जाओ पहले बेटा, अब तुम सोच रहे हो अपनी सोच से, तुम पहले वाले हो। पहले के लोग जो थे उनकी पहली बात तो शादी कम एज में हो जाती, 15-16 साल में एक शादी हो गई, सही है। अब 15-16 साल में शादी हो गई, वो मानते थे कि अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हैं फीमेल के साथ तो बच्चे तो होंगे ही। उन्हें लगता था जब तक नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा है, जब होंगे तो होंगे। ऐसे इस चक्कर में वो 4-4, 5-5, 6 बच्चे कर लेते थे। अरे मुझे लगता है पहले किसी भी फैमिली में 4-5 बच्चों से कम ही नहीं होंगे। अगर आप देखो अपना इतिहास दिखा दो कोई बच्चा, अगर आप अपने पापा की जनरेशन देखोगे तो पापा 2-3 भाई होंगे, 2-3 सिस्टर होंगी, मतलब 5-6 तो नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल तरीके से 5-6 तो। अब सुनो, जैसे जैसे लोग एजुकेट हुए, कैसे हुए, उन्हें पता लगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। बेटा पहले के लोग ये मानते थे जिस घर में लाठी ज्यादा है, लाठी का मतलब है लड़के ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, वो घर स्टेबल ज्यादा है। लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा। अब ऐसा हो गया कि जिस घर में लड़के ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, और जिसके घर में खाली एक ही लड़का है तो उनको अपने खेत में मजदूरी करवा रहा है ज्यादा वालों को। अब वो आराम से बैठे बैठे मजे कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल की जनरेशन वो नहीं रहा कि इसके लाठी ज्यादा है उसको स्टेबल है। आजकल ये है कि इसके पास पैसा ज्यादा है वो स्टेबल है। और पैसा कब होगा, जब बच्चे कम होंगे तो ज्यादा पैसा होगा। तो लोगों को ये बात कब समझ में आई, जब संसाधन इतने सारे आ गए, पढ़ाई इतना महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो गया, लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, सही है। तो लोगों को पता लगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब वो हम लोग सब समझेंगे किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। दूसरा मैं बोलूंगा कि उस टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी बहुत सारे लोगों के पास। जैसे पहले के लोग ये मानते थे कि अगर 6 बच्चे हुए किसी के तो 2 बच्चे खत्म हो जाते थे, मतलब एक्सपायर हो गए, बचे कितने, 4। इसीलिए पहले के लोगों का ये मानना था कि अगर 2 लड़के या 3 लड़के हम लोग करेंगे, 4 अगर एक का एक्सपायर हो जाएगा तो हमारा घर का दीपक जला रहेगा, सही है। आजकल लोगों को पता है कि अगर एक भी होगा मस्त जिंदगी काटेगा अपनी, कोई दीपक को नहीं मिलेगा कहीं का, समझ रहे हो। क्योंकि उन्हें पता है कि मेडिकल हेल्थ सुविधा इतनी हो गई है। कोई बीमारी, पहले क्या होता था, बीमारी लग गई तो मर गए, डेंगू हुआ मर गए, मलेरिया हुआ मर गए, सही से फीवर आ गया तो मर गए। तो कहीं ना कहीं मरने का ग्राफ ज्यादा था। और उस चक्कर से लोगों का ये मानना था कि जिसमें हमारे घर में ज्यादा लोग होने चाहिए, जिससे वो अगर एक का चला भी जाए तो सही से घर चल पाए। ये भी लोगों तुम सब जानते हो बातें, सब लोगों की मेंटेलिटी होती है। अगर हम और बात करें अगले, तो आपको पता होगा बेटा, पहले के लोगों का ये मानना था कि एक लड़का होना बहुत जरूरी है, वरना घर का चल नहीं पाएगा, सही है। और इस चक्कर से लड़कियां ना कितनी हो जाए, लेकिन लड़के तब तक हो नहीं जाता, तब तक वो मानती नहीं थी। 4 लड़कियां, 5, 6, 7 लड़कियां हो जाए, लेकिन जब तक लड़का नहीं हो जाएगा, चाहे वो लड़का बेचारा बाद में लड़की की शादी कर देगा तो भीख मांग नहीं पाया जाए, लेकिन वो होना जरूर चाहिए। लेकिन और इसका पहला रीजन था कि वो लोग कैसे थे, अनएजुकेट थे। आजकल के लोग एजुकेट हैं, वो समझते हैं कि जैसी एक लड़की होती है वैसे क्या होता है, लड़का होता है, सही है। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं ये मानता हूँ आजकल के बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो सोच चेंज हो रही लोगों की, कि अगर जैसे घर में लड़कियां हो गई मान ली 2 या 3, तो उसके बाद वो बंद कर देते हैं। अरे ठीक है, लड़की हमारी सब कुछ है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बात खत्म, शादी करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले के लोगों को ये मानना नहीं था। पहले के लोगों को ये मानना था कि लड़का जरूर होना चाहिए, अगर लड़का नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और चाहे वो लड़का बाद में शराबी निकल रहा है, मारे लगता, लेकिन लड़का होना जरूरी है। ऐसे आपके आसपास बहुत एग्जाम्पल होंगे, मैंने तो बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको,
हमारे मतलब हमारे यहाँ पे मेरे गांव में एक है, तो उनका जो लड़का था, जिस लड़की की शादी हो रही थी, जिसकी शादी हो रही थी, उसी के मम्मी के उसने एक बच्चा और हो गया। अब तुम सोचो पहले के लोगों की मानता वो कहाँ तक लेके जाओगे। और जो बेचारे लगन लेके आ रहे थे, सही है, तो उस टाइम पे लेके आ रहे थे 1 लाख रुपया नगद, और जब उन्हें फोन पहुंचा कि एक लड़का और हो गया है, उनने वो रुपया रोक दिया वहीं पे। अरे क्योंकि जमीन बढ़ गई ना, वो करके 20 बीघा का बढ़ाई 10 बीघा। तो कहीं ना कहीं अब तो उन लोगों का सोच देखो, यहाँ से मैं तो बहुत कम बातें बता रहा हूँ कि उन लोगों की सोच कैसी रही होगी, जिसकी लड़का मतलब शादी जिसकी हो रही है 20 साल का लड़का 22 साल का, और उसकी मम्मी उस टाइम पे प्रेग्नेंट हो, तो क्या सोच सकते हो। तो मैंने इसीलिए सबसे पहला कारण बताया था एजुकेशन। उस टाइम पे क्या थे, लोग अनएजुकेटेड थे, वो मानते थे कि हो गया तो हो गया, बस छोड़ो। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और कैसे करके पॉपुलेशन को हम लोग कम कर सकते हैं। और ये बेटा एक का नहीं है, सबका, इसमें सबको सेव करना होता है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मेरे से क्या हो जाएगा अगर मैं ये बच्चा कर लूंगा। अगर यही बात सब सोचे तो अपने आप से स्टेबल हो जाएगा पॉपुलेशन। अब तुम सोचो कि नहीं मैं तो पूरी क्रिकेट टीम बनाऊंगा, तो इसका मतलब तुम बनाओगे तो सोच तो सबकी ऐसी होती है ना। पहले के लोग एक बात और है, दूसरों की बात बहुत मानते थे। जैसे ये बेटा चैप्टर यही है। अब इसमें क्या है सुनो, दूसरा क्या था, जैसे अगर कोई है वो सोच रहे हैं कि हमारा एक ही लड़का सही है, तो उसकी जब तक 2-3 बच्चे करवा नहीं लेंगे तो उसकी पिन मारते रहेंगे कि एक कैसे है, अरे इसे ये हो गया फ्यूचर में तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे ही बहुत लोग थे पहले। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं समझा इसलिए था कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3, यानी 3 हमने पढ़ लिए फंक्शन क्या है इसके। नाउ लेट अस डिस्कस द क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। इससे क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जो है वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा है, कह रहे एक बोलो मत, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, द टर्म सिंपली रिफर टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। यानी कि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि नॉर्मल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए और उसके साथ क्या हमारा फंक्शन भी कैसा करना चाहिए, नॉर्मल। अगले कह रहा है बेटा, हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर perspective and include the emotional and social aspect of reproduction also according to the World Health Organization and WHO regarding क्या है। तो देखो क्या है, reproductive health means a total well-being, हर एस्पेक्ट में। रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, पहला कौन सा है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल, तीसरा बिहेवियरल और चौथा कौन सा है सोशल। यानी कि इसका मतलब इमोशनल का मतलब समझ सकते हो आप लोग, अच्छी सोच वाला होना चाहिए। बिहेवियर मतलब उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सोशली अच्छा होना चाहिए। और कह रहा है फिजिकल, फिजिकल मतलब डिजीज वगैरह ना हो। अगले कह रहा है देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशन एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग देयर इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थी। उसने साफ लिख दिया है कि बहुत सारे पर्सन जो हर एस्पेक्ट पे सही होते हैं, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्टिवली तरीके से सही होनी चाहिए, मतलब उनकी सोच सही होनी चाहिए, सोशल वेलबींग होना चाहिए, डिजीज लेस कंडीशन होनी चाहिए, फिजिकली भी सही होना चाहिए, मेंटली सब हर तरीके से सही होते हैं। तो वो क्या पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कैसे होते हैं, हेल्थी पर्सन। कैसे होते हैं बेटा, हेल्थी। अगले कह रहा है व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ऐसे रहे, हमारी सोच अच्छी रहे। तो उस चैप्टर में हम लोग कुछ चीजें समझेंगे, सही है, कि कैसे हम ये कर सकते हैं। अगले कह रहा है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही है। एक अच्छे तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्थी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पढ़े, कह रहा है इंडिया वाज अमंग्स्ट द फर्स्ट कंट्री, पहला कंट्री ऐसा है इन द वर्ल्ड में टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया पहला कंट्री ऐसा है कि हमें यहाँ प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं कि हम यानी कि समझाने के लिए लोगों को कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। जैसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे आप टिकट खरीदते हो रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ लिखा होता है कि ये छोटा परिवार सुखी परिवार। आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 2 बच्चे, हाँ तो हमारे तो ऐसे लिखा होता है, या एक में बच्चे 2 ही अच्छे, एक वो तो मैंने देखा था लिखा हुआ 2 बच्चे हो फूल से 3 ना हो भूल से, यही ऐसा लिखा होगा। मुझे अच्छा लगा तो मैंने याद भी कर लिया था। ये बात सही है, 2 बच्चे अच्छे हों और बका तीसरा कैसा हो, भूल से भी ना हो।
इसके बाद सुनो, तो ये सब एक्शन प्लान होते हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और गांव में ये सब चीजें बताई जाती हैं। मेरे हिसाब से तो सरकार को ये भी करना चाहिए, ये सही है बताना, ये बात अच्छी बात है, लेकिन लोग इनको इग्नोर कर देते हैं देख के। वो समझते हैं कि अच्छे से क्विट्स लिखे हुए हैं बस खाली, उनका मतलब नहीं समझते कि क्यों लिखे हुए हैं। बेसिकली मैं नॉर्मली बताऊं तो अगर सरकार ऐसा करे तो ज्यादा फायदा रहेगा कि गांव-गांव जाके एक बार लोगों को ये समझाना चाहिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को तरीके क्या होते हैं रोकने के, सही है, तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कंपेयर टू इन चीजों के। लेकिन हालांकि गांव में आपको पता होगा जैसे फ्री कंडोम डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाते हैं, वो भी एक तरीका है, इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब जो स्टार्टिंग हुआ था प्रोग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बहुत सारे पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर पाए। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? पेपर देखे? पेपर कितने बजे हुआ था? 2:30 बजे हो गया। क्या था बायोलॉजी का? क्या आया था आज? एग्रीकल्चर आया था। चलो, तो अब कल भी है, कल भी है, डेली है, संडे तक। चलो यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो चलाए जाते हैं, किसको? जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सब प्रोग्राम को हम लोग, यही जो मैं भी किड्स बता रहा, तुम्हें छोटा परिवार सुखी परिवार, सही है, 2 बच्चे हों, कैसे 2 बच्चे हों भूल से नहीं, 2 बच्चे हों फूल से और 3 ना हो भूल से। इसके बाद वो भी तो होता है और बताओ ऐसी कोई बताओ। हम दो हमारे दो हैं, ये सब होते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये कह रहा है हम दो हमारे, हाँ ऐसा भी सही है वैसे, लेकिन देखो ये चीज एक आदमी की नहीं है, ये सबको ऐसा सोचना चाहिए कि और बेटा आने वाले टाइम में पहली बार सोचना चाहिए तो मजबूर हो जाओ खुद ही। अब आप लोग बताओ, किसी का पापा थे, बाबा थे, उनके पास 100 बीघा जमीन था, उनने कर लिए 4 बच्चे, चक्कर की जमीन बहुत है, अब वो कितनी रहेगी? 25 बीघा। उनने भी कर लिए 2 बच्चे, वो कितनी रहेगी? 12 बीघा। अब अगर सोचो उसने भी कर लिए 2 बच्चे तो क्या रहेगा? शादी भी नहीं होगी। नहीं होता है, कई कास्ट ऐसे होती है जहाँ पे शादी जो देखा जाता है जमीन वगैरह, तो अब मजबूरी है, आदमी कहाँ से करेगा। और आजकल मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम हालत ऐसी रह गई है कि आदमी का वही लेवल मेंटेन हो गया है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ बेटा कि करने जाते हैं होनी नहीं होनी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम खुद के लिए आने वाली है। कोई एक आदमी, इसीलिए सबको ऐसा करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मोहल्ले में जाओ तुम और उनसे कहो कि 2 बच्चे करो, वो तो भगा देंगे कितना खाने आ रहा है। लेकिन हाँ, आप लोग अपने रिलेशन में ये कर सकते हो, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले में या अपने घर में समझा सकते हो चीजें, और मुझे लग रहा है समझाना चाहिए, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। चलो पढ़ेंगे, गाली मिलेंगी तो आप दूसरे पे आओगे, अपने समझाओ अपने फैमिली में। कहेंगे तो बहुत ज्ञान दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये आपका वो बनता है, ये समझाना लोगों को, हाँ कर्तव्य बनता है कि आप लोग बताएं लोगों को, ठीक है। अगले देखो, हाँ ठीक है मत करो, मेरा देखा तुम भी टीम बना लेना अपनी। ये देखो क्या है, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। क्या बोलते हैं बेटा? फैमिली प्लानिंग का मतलब है पहले से लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि करे पड़े, ठीक है, पता ही नहीं है। आगे कह रहा है बर्थ रीसेट इन 1951। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1951। ये क्वेश्चन हो सकता है, नीट पे ध्यान रखना। अगले कह रहा है एंड बर्थ periodically बोलो कहाँ पर assist over the past decades improve program covering wider reproduction related area are currently in operation under the popular name RCH, जिसका मतलब होता है reproductive and child health care। यानी कि प्रोग्राम जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? RCH, सही है। कौन से प्रोग्राम? रिप्रोडक्शन संबंधित सारे प्रोग्राम, सही है, जो हेल्प करें पॉपुलेशन को कम करने में, समझ गए हम लोग, या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में जो हेल्प करेंगे उन्हें हम सब प्रोग्राम को बोलते हैं RCH। इसका फुल फॉर्म मुझे लगता है देख लो क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अगले कह रहे हैं क्रिएटिव अवेयरनेस
बोलो मत। ये कह रहा है क्रिएटिव अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स का क्या मतलब है? इनका मतलब ये है, सुनो पहले, इनका मतलब ये है कि लोगों को बताया जाए कि तुम्हें कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, कैसे उसको सुविधाएं देनी है बच्चों को, जो बच्चे जिंदा रहे हमेशा। ऐसा ना हो कि पहले के लोगों को मानना था ना कि बच्चे मर जाते हैं जल्दी, क्योंकि उस टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट था वो ज्यादा था, अब क्या हो गया है, कम हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उस टाइम पे फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, हॉस्पिटल बहुत दूर थे, तो लोगों का ये मानना था कि अगर कोई डिजीज हो रही है तो उसमें क्या है, जान से जाना ही जाना है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बेटा मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तो आदमी डेथ होती है, वरना नहीं हो पाती है, आदमी यानी बच सकता है। तो आजकल ये फैसिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है। अगर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑडियो वीडियो विजुअल का मतलब है कि आप लोगों को ऐड दिखाए जाते हैं टीवी पे ऐड आते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार ये सब। इसके बाद आपने देखे होंगे कि आपको कभी और कहाँ थे बताना, हाँ जैसे अरे भाई समझ लो टीवी पे ऐड डालना, रेलवे टिकट होता है, उस पर लिखा होता है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये सब वही प्रोग्राम्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ लिखा होगा ये सब चीजें, तो आप लोग पढ़ा करो उनको, ठीक है। और उनसे क्या होता है, लोगों को समझाया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और अगले नहीं होनी चाहिए। अगले देखो बेटा, अगले देखो कह रहे पेरेंट्स other close relative teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आप लोगों के टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, स्टूडेंट हो गए, इन सब लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन क्या करनी चाहिए, आगे तक बढ़ानी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि बड़ा परिवार कितनी ज्यादा दुखदायी परिवार होता है, ठीक है, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। अगले देखो कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myth का मतलब क्या होता है, झूठी बातों पे, and having misconception about sex related aspect। मैंने पहले ही बोला था ये बात कि ऐसा ये वाली जो सेक्स एजुकेशन होती है ये लगभग हर बच्चे को बतानी चाहिए, चाहे वो बच्चा मैथ का हो, चाहे बच्चा बायोलॉजी का हो, चाहे बच्चा कहीं किसी चीज का हो, किसी भी चीज से वो हो, लेकिन उसे ये सब एजुकेशन देनी चाहिए जिससे जो बच्चे होते हैं मिथ मतलब होता है कि झूठी उसमें अफवाहों में ना फंसे। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले के लोगों का ये मानना होता है कि एक लड़का होना जरूरी है, दूसरा घर कैसे चलेगा, घर का दीपक बुझ जाएगा, ये सब चीजें होती नहीं है। ऐसी बातें बताते हैं कि आप लोग सोचोगे यार ये तो सही बात कह रहे हैं और उसी चक्कर से बर्बाद हो जाओगे कि यार कि ये क्या क्या बातें बता रहे हैं, ठीक है। इतना प्रेशर डाल देते हैं ऊपर कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से बचो, और वो वही हो सकता है जो ये सब चीजें जानता होगा, यानी कि एजुकेटेड पर्सन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें घर पे अपने, और अगर कोई ऐसा है रिलेशन में ये सब चीजें समझानी चाहिए, और ये भी समझाना चाहिए साथ में कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप कैसे रोक सकते हो, सही है, ये सब चीजें। अगले देखो कह रहे हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एडोलेसेंस पता क्या होता है, एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड वाली, जो बीच की स्टेज होती है उसे बोलते हैं एडोलेसेंस, सही है। वो वाली यानी कि जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। अगर मैं बोलूंगा वो स्टेज जिसमें बच्चे बिगड़ते हैं सबसे ज्यादा, और वो स्टेज कौन सी होती है, एडोलेसेंस। ये पता है कौन सी होती है, 14 से लेकर 16 साल तक की है। हाँ 14 से लेकर 16 साल तक मैं ऐसे होती है 12-16 क्या होती है, और मुझे लगता है कि 12 से 16 साल की एज में ही बच्चे बिगड़ते हैं, जो ही बच्चा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हार्मोन सीक्रेशन होते हैं नए, जैसे एंड्रोजन एस्ट्रोजन का होता है हमारे अंदर। जैसे आपने देखा होगा इस स्टेज में बच्चा अपना डिसीजन लेने लगता है, यही स्टेज बोलो मत बेटा, यही स्टेज होती है कि यहाँ पे बच्चा क्या करने लगता है, नए एक्सपेरिमेंट करके देखता है। जो बच्चा अगर स्टेज में बिगड़ गया तो बिगड़ जाएगा, जो स्टेज में नहीं बिगड़ा वो कभी लाइफ में नहीं बिगड़ेगा। यही स्टेज होती है जिसमें बच्चे के अंदर एक होता नहीं है अपना तरीके से काम करने की अकल। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी पापा जैसे कपड़े दे दिए वैसे ले लिए, लेकिन इस स्टेज में आता है तो वो अपने डिसीजन लेता है कि मैं तो ये नहीं पहनूंगा, मैं तो वो पहनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। और वो यही स्टेज होती है
जिसमें अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है बच्चा, समझ गए? और उन्हें समझता है कि इन्हें कुछ नहीं आता, समझ रहे हो? आपने एक वो लाइन सुनी होगी, मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छी लगी थी, किसी टीचर ने बताई थी। आपने देखा होगा जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पापा मम्मी सब कुछ जानते हैं। आपको पता होगा ये बात है? जब हम बहुत छोटे होंगे तो आप लोग उनको फॉलो करते होंगे, जो उन्होंने कह दिया वो मान लिया। उन्होंने कह दिया बेटा इस पेड़ के पास मत जाना, यहाँ भूत रहता है, तो हम मान लेते हो यहाँ भूत रहता है, हाँ सही है। तो सबसे पहला जो होता है इनिशियल स्टेज में हम मानते हैं कि हमारे पापा सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा कुछ नहीं जानते हैं, यानी कि हम ज्यादा जानते हैं वो स्टेज होती है एडोलेसेंस। और बेटा उसके बाद एक बार फिर हमें लगता है कि हमारे मम्मी पापा ही सब कुछ जानते हैं। वो कब लगता है? जब हम उस स्टेज में पहुंचते हैं जिस स्टेज में हम थे और जब हमारे बच्चे मानते थे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, समझ गए? उस स्टेज में हमें आगे लगता है, खुद की स्टेज में आगे लगता है कि हमारे मम्मी पापा ही सब कुछ जानते हैं। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे बच्चे तुम्हें बेवकूफ समझ रहे होंगे ना कि तुम कुछ नहीं जानते हो, ये बताना चाह रहा हूँ आपने तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जिसे बच्चा ये मानता है कि हमारा मेरे अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं है। सबसे ज्यादा होशियार कौन? मैं, समझ रहे हो? जो इसमें फंस जाता है फिर वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत आगे तक निकल जाता है और फिर उसे बैक होना मुश्किल होता है। अगले देखो, तो यहाँ पे बेटा कह रहा है उन्हीं की बात चल रही है, उन्हीं एडोलेसेंस बच्चों की। एंड लिटिल चेंज सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे सेफ प्रैक्टिस सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना चाहिए कि सेक्सुअल अगर सेक्स करने से कौन कौन सी डिजीज ट्रांसफर होती है। तीसरा एड्स के बारे में बताना चाहिए और चौथा कह रहा है ETC, यानी कि सब चीजें उन बच्चों को, एडोलेसेंट बच्चों को बतानी चाहिए जिससे वो इन्हें सीखें और इनसे जाने कि अगले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे कह रहा है एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट एनल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है हमें ये भी बताना चाहिए कि इसकी शादी हो गई है, वो कैसे करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकें, या जो शादी वाले एज में है उन्हें समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए ये सब चीजें। उसके बाद कह रहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि कैसे करके प्रेग्नेंट जो मदर होती है उसकी कैसे हेल्प की जाती है, कैसे बच्चा जो होता है उसका सेफ रह सकता है, सही है। वो सब जितनी भी नॉलेज है मतलब वो सब पता होनी चाहिए हर आदमी को आजकल, ठीक है, तभी वो सब सुधर पाएगा। अगले कह रहा है वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिली ऑफ डिजायर साइज बोल कौन रहा है। इसके बाद कह रहा है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ETC। और ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा कि अगर सब लोग अगर समझ पाए चीजें तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे क्राइम सीन होंगे जो बच जाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कितनी ज्यादा बेरोजगारी होने वाली है अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो यहाँ लोगों को रहने के लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें लोगों को बतानी चाहिए और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सब समझानी चाहिए, ठीक है। अगले कह रहे हैं पूरा पैराग्राफ है, कह रहा है कहाँ पे थे? हाँ, अगले कह रहे हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सरसाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। यानी कि ये सब वही बताना चाह रहा है बेटा जो मेनली कहाँ पे ये हाँ चल ठीक है। देखो कह रहा है नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड हेल्प देयरबाय बिल्ड अप अ सोशल रिस्पांसिबल एंड हेल्थी सोसाइटी। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हर किसी को कठोरता से कदम उठाना चाहिए और हर आदमी रिस्पांसिबल है किसके लिए? जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए। और यहाँ पे हर आदमी को लोगों को समझाना चाहिए कि कैसे करके मतलब इनका मेन फोकस जो है वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, कैसे उसको हम लोग रोक सकते हैं, इससे जनसंख्या बहुत ज्यादा ना बढ़े। क्लियर? अगले देखो कह रहे सक्सेसफुल, ये सब वही लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये मैं अभी आपको समझा रहा था 1 घंटे से। यहाँ देखो कह रहे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सरसाइज
and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD यानी कि sexual transmitted disease, abortion, contraception, menstrual problem, infertility. मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए लोगों को समझाना चाहिए कैसे बच सकते हैं इनसे, और वो सब स्टडी बतानी चाहिए। मैं इसीलिए हॉस्पिटल वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले जाते हैं इसलिए खुले जाते हैं इन सब प्रोग्राम के तहत। अगले कह रहा है बेटा implementation of better technique and new strategy from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. कह रहा है statutory ban on amniocentesis। अब ये देखो ये टेस्ट क्या है इसका नाम समझो। ये amniocentesis टेस्ट होता है जिसमें हम पता लगाते हैं बच्चा है या फिर बच्चा क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। आपने देखा होगा amniocentesis पहले होता था, किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हो, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि हम जो हमें देखने को मिली वो मिली मेल और फीमेल में अनइक्वलिटी। लोग वो इसलिए करवा रहे थे कि उन्हें पता लग जाए कि लड़का है लड़की, वो इसलिए करवा रहे थे कि उन्हें पता लग जाए कि लड़की है या फिर वैसे, मतलब अगर लड़की है तो एबॉर्शन करा दिया और लड़का है तो ये तो इसलिए लीगल हुआ था इंडिया में कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एबॉर्शन करा सकते हो, वो लीगल था, सही है। और लेकिन वहां पे एक टेस्ट होने लगा कौन सा, एमनियोसेंटेसिस। अब एबॉर्शन तब नहीं हो रहा था जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है, एबॉर्शन तब हो रहा था जब देखते थे लड़की है, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। एबॉर्शन अभी भी अस्पताल में लीगल है, खाली बैन क्या है, ये टेस्ट एमनियोसेंटेसिस। समझ गए आप लोग? यहाँ पे क्या होता है, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट होता है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो बच्चा होता है उसके पास एक फ्लूइड होता है, उसमें देखा जाता है सेक्स डिटरमिनेशन किसका, क्रोमोसोम का। अगर XY है तो क्या होगा, मेल, और XX है तो क्या होगा, फीमेल। क्लियर? कह रहा है फॉर साइंटिफिक टू लीगली चेक इंक्रीजिंग। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक इंक्रीजिंग फीमेल फेटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनेशन etc are some program that merit mention in this connection। यहाँ पे कहना चाह रहा है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए थे, लेकिन उनका कुछ अगर फायदा नहीं हुआ तो उनको बंद कर दिए गए, और अगर उनसे कोई फायदा हुआ तो अगले अभी भी चालू है। ठीक है, यहाँ पे भी ये इन्होंने देखो सरकार ने सोचा एमनियोसेंटेसिस होगा, अगर मान लिया तो उससे हो सकता है बच्चे जनसंख्या कम रहे, जैसे लोगों को पता रहे। जैसे आपको सोचो खुद, अगर किसी के 5 लड़कियां उसके बाद एक लड़का हो रहा है और उसने कसम खा ली कि लड़का नहीं हुआ तो होगा नहीं है, ठीक है, तब तक मुझे करना ही करना है, तो मतलब मानेगा नहीं, चाहे 6 लड़कियां हो जाए 7 लड़का जरूर करना है। तो ये तो इसलिए हुआ था कि अगर आपको जैसे फर्स्ट लड़की हुई, दूसरे में आपने करवा दिया तो सही है, एबॉर्शन करा दो, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे होने क्या लगा, उल्टा होने ये लगा कि वो पहले बच्चे में देख रहे थे कि लड़का होगा या लड़की होगी, और इसमें क्या हो रहा था, अनइक्वलिटी लड़का और लड़की के साथ। मतलब वो फर्स्ट टेस्ट इसी का करवाते थे पहले जाके, वो पहली बार में लड़का चाहिए तो इसका मतलब इसीलिए ये क्या कर दिया, फिर बैन कर दिया। एक बार रिवाइज करना बेटा इसे। करो, रिवाइज करो।
चलो वरना होगा नहीं कि कहाँ पड़े थे। तो आप लोग रिवाइज कर लिया बेटा? रिवाइज कर लिया? ठीक है। तो अब हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे कल इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो टाइम है हम लोग पढ़ेंगे कौन से हाँ अरे बेटा कल छुट्टी तो है, यहाँ कल छुट्टी है। कल यहाँ पे शादी होंगी, इसको करवाना है, नाम बता देना मुझे, ठीक है? 50,000 रुपये मिलेगा, एक बैग मिलेगा, क्या बना और संदूक मिलेगा, हो सकता है गद्दा वगैरह मिल जाए। नहीं होता नहीं, अबे गद्दो ठंडा नहीं तो लिया आपको मिल जाएगा। नहीं कंबल वगैरह तो मिलता होगा, नहीं मिलता है? चलो कल को आके देखूंगा मैं यहाँ पे क्या होता है। तुम लोग कितना कुछ जाते हो? जिसे कल दूल्हे देखने हो यहाँ आ जाए। बहुत नंबर ऑफ दूल्हे होंगे यहाँ पे। 85। मुझे सबसे ज्यादा तो वो सीन लगता है कि पैंट शर्ट पहन के वो ऊपर वो रखते हैं, क्या होता है? तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है। मतलब एक अच्छा खासा आदमी कैसे नकल बन जाती है। अच्छा मैं सही नहीं बोल रहा हूँ क्या? मुझे लगता है कि अच्छा खासा आदमी होता है, सही है? बेचारा कोट पैंट पहन के जाए बिंदास होकर बाहर गाड़ी तो अच्छा लगेगा। अब वहां पे उसे क्या करते हैं, वो पहना देते हैं, उसके बाद कुछ तो काजल लगा देते हैं यहाँ पे, और उससे भी बेकार लगता है वो नीचे कुर्ता पहनते हैं। शेरवानी। मैंने अपना एक दोस्त का ना, तो 2 साल मैंने 2 साल के बाद देखा, और मैंने बोलो मत, और मैंने जब देखा तो रथ पे बैठा था, मतलब शादी में गया था उसके 2 साल बाद। तो मैं गया, मैंने कहा भाई तू ही है क्या? नाम लिया, मैंने कहा तू ही पंकज है क्या? बोला यार मैं ही हूँ, क्या हुआ? अबे साले बता नहीं रहा, मैंने लग कैसा है। बोला भाई आज बेइज्जती मत कर, शादी है अभी। तो मैंने कहा चल ठीक है। चलो बेटा अब यहाँ पे देखो, बोलो मतलब यहाँ पे देखो अगले क्या कह रहे हैं वो पढ़ लेते हैं टॉपिक पूरा, ठीक है? इसके बाद यही स्टार्ट करेंगे परसों, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया, बोलो मत, आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। बहुत सारी ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं किसको? बर्थ कंट्रोल को, यानी कि एक पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। अगले कह रहे हैं टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड और टू इंप्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस, और कह रहा है नए मेथड का यूज होने लगा, जैसे आपको बताए अब तो जैसे आईवीएफ टेक्निक आ गई है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत टाइप के आ गए हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, नई टैबलेट आ गई है। अगले कह रहे हैं डू यू नो द सहेली टैबलेट होती है, ठीक है, जो फीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करती है। यहाँ पे कह रहा है जैसे सहेली आई थी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की सबसे अच्छी टैबलेट है, सही है? अगले कह रहा है न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। अब इंडिया में ये बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सही है? अगले कह रहा है इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं ऑल इंडिकेट इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सिंपल सा मतलब ये समझा रहा है बेटा कि ये सारी टेक्निक आई हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब समझते हो? गर्भ निरोधक चीजें,
जो भी हैं, चाहे वो टैबलेट होना चाहिए, चाहे और बैरियल मेथड होना चाहिए, कोई भी सही, उन्हें सबको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आप लोग बताओ जितने ज्यादा टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होंगे, क्या अनवांटेड प्रेगनेंसी उतनी कम नहीं होंगी? होंगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, नॉन गवर्नमेंट होती हैं, वो सारी इस बात पे फोकस करती हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने ज्यादा हों और कितने बेस्ट हों, जिससे अच्छे से क्या हो सके, पूरे देश में अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाए। और ये जब तक नहीं होगा तब तक बेटा पॉपुलेशन कम होने का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि पॉपुलेशन कम नहीं हो पाए, क्योंकि लोग आज भी मानते हैं कि ये क्या है, भगवान की देन। सही है, अपनी देन नहीं समझते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद कल पढ़ते हैं हम लोग, और इस चैप्टर को खत्म, अच्छा चैप्टर है, आप लोग काफी नॉलेज मिलेगी इससे। बकाया आप लोग पढ़ाई करना, कल मेरे साथ छुट्टी है, वैसे आप लोग ग्रुप पे विश्वास करना, ठीक है, मेरे पे नहीं। अभी ग्रुप पे मैसेज आएगा, उसमें देखना, ठीक है, एक बार, ठीक है।